हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं हमारी सीरीज एसिड बेस और सॉल्ट की सेकंड वीडियो पर, जो है क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। देखिए, हम सभी ने लास्ट रिसेंट वीडियो के अंदर इंडिकेटर के बारे में समझ लिया था। इंडिकेटर क्या था? इंडिकेटर वो सब्सटेंस था जो एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करके बता रहा था या सॉल्ट को आइडेंटिफाई करके बता रहा था। दो तरीके के इंडिकेटर्स हमने समझे थे, कलर वाले इंडिकेटर समझे थे, ऑर्डर वाले इंडिकेटर समझे थे। कलर इंडिकेटर में हमने क्या समझा था कि वो अपने कलर को चेंज करके हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। इसके बाद में हमने ऑल फैक्टर इंडिकेटर समझे, जिसमें हम ऑर्डर के थ्रू ये आइडेंटिफाई करते थे कि एसिड कौन है, बेस कौन है और सॉल्ट कौन है। तो आज मैं इस चैप्टर के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ गया हूं, जिसका नाम क्या है? एसिड्स। देखिए, हमारे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली चार ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दैट इज एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स एंड पीएच। तो इन चार टॉपिक से मिलकर ही ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है और इसका फर्स्ट एसिड टॉपिक मैं इस सीरीज की इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले ऊपर सी का एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि एसिड्स कौन है, एसिड्स हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। फिर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और लास्टली हम ये समझेंगे कि एसिड्स कितने टाइप का है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक एसिड्स की तरफ। एसिड्स कौन है जिन्हें हम नॉर्मल लाइफ में खट्टे पदार्थ बोलते हैं। एसिड्स का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, कसेला टेस्ट होता है। मतलब जैसे हम उन्हें टेस्ट करते हैं तो एकदम से हमारी जो टंग बर्ड्स हैं वो एकदम से ऐसा हमें ऑब्जर्व कराते हैं कि हमने कुछ खट्टी चीज़ खा ली है। दैट मीन्स लाइक एज हम अपनी रोज़ लाइफ के अंदर लेमन को लेते हैं। लेमन एक खट्टा पदार्थ है, मीन्स क्या वो एसिडिक है? हाँ, बिल्कुल वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। जो भी खट्टी चीज़ हमारी लाइफ के डेली लाइफ के अंदर जितनी भी हम खट्टी चीज़ें यूज़ करें, चाहे वो कर्ड हो गई हो, चाहे इमली हो गई हो, चाहे कच्चा आम हो गया हो, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खट्टा बताते हैं, ये सब खट्टी चीज़ें बेसिकली एसिड्स के अंदर कंसीडर होती हैं। जैसे लेमन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। केमिस्ट्री के अंदर कहें तो C6 कार्बन 6 है, H8 हाइड्रोजन 8 है और O7। तो वो चीज़ जो बेसिकली टेस्ट के अंदर खट्टी है उनको एसिड्स के अंदर कंसीडर करा गया है। आप लोग सिरका यूज़ करते हैं, सिरका भी खट्टा है। बेसिकली हम अपनी रोज़ की लाइफ में फॉर एग्जांपल जितना भी जंक फूड है उसके अंदर भी सिरका बहुत बार यूज़ होता है। अचार बनाने के लिए, अचार भी तो खट्टा ही है ना, दैट मीन्स वो भी एसिडिक प्रवृत्ति का ही है। मीन्स विनेगर जिसे हम खट्टा बोलते हैं कि ये जो सिरका है ये खट्टा होता है, क्या इसके अंदर भी एसिड है? हाँ बिल्कुल। जैसे लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड है, ऐसे ही सिरके के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है। जैसे लेमन का केमिकल फॉर्मूला C6H8O7 है, ऐसे ही इस एस्कॉर्बिक एसिड का भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो C6H8O6 है। दैट मीन्स एसिड का अगर हम एसिड की ओवरऑल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं कि ऊपर से किसी ने हल्के में समझना हो कि एसिड कैसा दिखता होगा, तो सबसे पहले स्वाद से एसिड को देखा जाएगा। स्वाद से एसिड कैसे दिखते हैं? खट्टे दिखते हैं। अब आते हैं उसके नेचर की तरफ। बेसिकली एसिड्स जो हैं वो नेचर में बहुत ज़्यादा कोरेसिव होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि अगर डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये स्किन को बर्न कर देते हैं। और बेसिकली आप लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर भी ये समझा था कि जितनी भी रस्टिंग प्रॉपर्टी है, जितनी भी कोरिजन प्रॉपर्टी है, उसमें मॉइस्चर के अंदर एसिड और सोल्ट प्रेजेंट है। मीन्स या तो एसिड प्रेजेंट होगा या सोल्ट। कहने का मीन्स क्या है कि मेटल की लेयर हो या ह्यूमंस की स्किन हो या कोई भी ऐसी चीज जो एसिड से रिएक्ट करती है, तो एसिड का नेचर इतना ज्यादा हार्मफुल है कि वो डायरेक्ट हमारी स्किन को बर्न करने में कैपेबल होती है। फॉर एग्जांपल HCl एसिड लैब्स में आपने देखा होगा, H2SO4, HNO3, ये सब एसिड्स कौन है? ये सब एसिड्स वो एसिड हैं जो बेसिकली डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने पर एकदम से बर्निंग नेचर शो करते हैं। मींस दो ओवरऑल प्रॉपर्टी हमने समझी। पहला क्या कि वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और दूसरा उनका नेचर कैसे? कोरेसिव नेचर। और बेसिकली ये एसिड्स हमारी डेली लाइफ के अंदर भी यूज होते हैं।
एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि एसिड्स डेली लाइफ में भी कैसे यूज, मतलब बहुत यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है एसिड्स। ऐसी बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एसिड्स हैं तो उनका कुछ यूज भी हो रहा है लाइफ में, तभी उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है। दैट मीन्स हम अगर डेली लाइफ में एसिड्स को यूज करें तो कौन से डेली लाइफ के ऐसे फंक्शंस है जहां पे एसिड्स यूज हो रहे हैं। फर्स्टली आप लोगों ने आई ड्रॉप यूज करी है, वो आई ड्रॉप के अंदर कौन सा एसिड है, बोरिक एसिड उसके अंदर है। ये बोरिक एसिड क्या कर रहा है, आपकी आंख के ऊपर जो डर्ट आई है उसको आंसुओं के थ्रू बाहर निकाल देते। तभी तो जब आप आई ड्रॉप डालते तो आपकी आंखों में जलन होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा वीक एसिड बोरिक एसिड को डाला जाता है जो बेसिकली आंसुओं के थ्रू आपकी डर्ट को बाहर निकलवा देता है। सेम ऐसे ही आप लोग ने देखा होगा, आप लोगों को जब बेसिकली अनडाइजेशन हो रही होती है तो अनडाइजेशन के टाइम में आप क्या करते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेते हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स टाइप ऑफ, जैसे आपने लेमन पी लिया, आपका बीपी हाई या लो हो रहा है, जैसे जब लो बीपी हो जाता है तो आप कॉफी ले लेते हैं। सेम ऐसे जब हाई बीपी हो जाता है तो उसको लो करने के लिए आप एसिड ले लेते हैं ना। ये जितना भी ये लो बीपी, हाई बीपी, ये सब बातें अभी आप हमारी थर्ड सीरीज में समझेंगे जब पीएच स्केल आएगा। ये पीएच स्केल डिफाइन करेगा कि हमारी बॉडी में जितना भी चेंज होता है वो सब इन्हीं एसिड बेस की प्रॉपर्टी के चेंज होने की वजह से होता है। मतलब आपका दूध फट रहा है, फर्स्ट चैप्टर में आपने समझा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी आ गई। यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है ये एसिड की वजह से आई। कहने का मीन्स क्या है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी डेली लाइफ में हो रही है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिव होती हैं एसिड बेस या सॉल्ट की प्रॉपर्टीज के साथ। तो जब हम थर्ड सीरीज में आएंगे पीएच स्केल वाली सीरीज में, तब हम वहां पर थर्ड वीडियो के अंदर ये बात देखेंगे कि पीएच स्केल आइडेंटिफाई करवाते हैं, पीएच स्केल एक्सप्लेन करता है सब बातें कि कोई भी हमारी डेली लाइफ में चेंज हो रहा है तो वो पीएच वैल्यू चेंज होने पर हो रहा है। कि जो एसिड्स हैं बेसिकली इतने ज़्यादा यूजफुल हैं कि हम इन्हें हर छोटी छोटी जगहों पर, आप क्लीनिंग करते हैं घर की, आप घर पे बेसिकली क्लीन कर रहे हैं, आपकी मम्मा ने वॉशरूम्स क्लीन करे, आपकी मम्मा ने बाथरूम क्लीन करे, तो उसके लिए क्या करा, एसिड को यूज़ करा। आप लोग फिनाइल को यूज़ करते हैं पर कई बार ऐसा दाग होता है कि वो नहीं उतरता, तब वहाँ पर भी आप एसिड यूज़ करते हैं। कपड़े का दाग है, आप नींबू से उतार देते हैं, क्यों, क्योंकि वो एसिड का बिहेव कर रहा है। बर्तन की चिकनाई हो गई, उनके अंदर लेमन डलता है, क्यों, क्योंकि वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। दैट मीन्स भले ही एसिड्स नेचर के अंदर कितने भी कोरेसिव है, पर एसिड्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा ही यूजफुल है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी एसिड को डीपली समझने वाले हैं कि इस एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये एसिड्स कितने टाइप के होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखिए स्टूडेंट्स, एसिड्स की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। आप सब ने एक बात तो केमिस्ट्री के अंदर समझ ली है कि किसी भी चीज़ को देखना है तो दो ही तरीकों से देखा जा रहा है, या तो हम उसे बाहर से देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मुझे देखना है तो एक तरीका तो क्या है, मैं इसको बाहर से देख रहा हूँ, इसका कलर कैसा है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, इस मटेरियल की स्ट्रेंथ वगैरह ये सब क्या है, ये सब तो बाहर की वैल्यूज़ हैं। या फिर अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं इसको अंदर से भी देख सकता हूँ कि इसके अंदर इंक कौन सी है, इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ। दैट मीन्स कि अगर हमें किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को जानना है तो हम उसको दो ही तरीक़ों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ उसको फिजिकली ऑब्जर्व करना, फिजिकल मीन्स जब हम उसकी बाहर की शेप, साइज, इन सब वैल्यूज़ को चेक करते हैं, और सेकेंड थिंग इज केमिकल के तरीके से उसको केमिकली ऑब्जर्व करना। दैट मीन्स कि अब हम उसको अंदर से ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो यहाँ भी हम एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, उस एसिड की प्रॉपर्टी को भी हम दो ही तरीकों से समझने वाले हैं। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एसिड्स को समझते हैं और फिर मूव करते हैं हम एसिड्स को केमिकल प्रॉपर्टी के बिहेव से। तो अब देखिए क्लास, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एसिड्स की तीन प्रॉपर्टीज हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट इज टेस्ट। अभी हमने जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, उस बेसिक इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमें ये बात समझ आई थी कि जितने भी एसिड्स हैं इन सब का जो टेस्ट है वो सॉर इन नेचर है। दैट मीन्स इन सब का जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, खट्टा होगा, जिसमें हमने लेमन का एग्जाम्पल लिया, विनेगर का एग्जाम्पल लिया, इमली का एग्जाम्पल लिया। ये सब क्या है, ये सब खट्टी चीज़ें हैं। मीन्स जितने भी एसिड्स होंगे वो सब एसिड बेसिकली क्या होंगे,
सॉरिन टेस्ट होंगे। पर ये तो वो वाले सब्सटेंस हमारे सामने आ गए ना जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते उनका क्या, वो हेल्प करती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। तो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस करवाया था। इंडिकेटर हमें यही मदद कर रहा था कि जिन एसिड्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते उनका कैसे पता लगाया जाए कि वो एसिड है या नहीं। लास्ट वीडियो में हमने लिटमस पेपर की या लिटमस सोल्यूशन की बात करी थी, मिथाइल ऑरेंज की बात करी थी, और इसके अलावा फिनोल्फथलीन की भी बात करी थी। तो हमने वहां लास्ट वीडियो के अंदर क्या समझा कि जो लिटमस सॉल्यूशन है होता तो बेसिकली पर्पल कलर का है। पर्पल कलर का होने के बावजूद भी जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें ये रेड कलर शो कर देता है। ये रेड कलर शो होने का मीन्स क्या है कि बिना टेस्ट करे हमने ये पता कर लिया कि जो हमारा गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि लिटमस का जो ये पर्पल सोल्यूशन है ये एसिड्स के साथ में रेड कलर शो करता है और बेस के साथ में ब्लू कलर शो करता है। तो सोल्यूशन ने रेड कलर दिखाया, दैट मीन्स हमारा जो गिवन सोल्यूशन है वो गिवन सोल्यूशन किस प्रॉपर्टी का है, एसिडिक प्रॉपर्टी का। सेम ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज था। मिथाइल ऑरेंज के नाम के पीछे क्या आ रहा है, ऑरेंज, दैट मींस इसका जो न्यूट्रल कलर है वो ऑरेंज है। अब ऑरेंज को जब हमने एसिड के साथ में मिक्स करा तब भी हमें रेड कलर ही मिला, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एसिड्स के साथ में रेड कलर शो करता है और बेस के साथ में येलो कलर शो करता है। दैट मीन्स कि यहाँ भी हमने बिना टेस्ट करे इंडिकेटर की हेल्प से पता लगाया था कि एसिड्स कौन है और बेस कौन है, क्योंकि यहाँ पर इन एसिड हमने यहाँ पर वो एग्जांपल्स लिए हैं जिनको बेसिकली हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। हमें वो एसिड्स यहाँ पर चेक करने हैं जिनको बिना टेस्ट करे पता लगाना है कि ये सच में एसिड है या नहीं, क्योंकि अगर हम उन्हें टेस्ट करेंगे तो वो हमें कोरिजिव प्रॉपर्टी शो करेंगे, हार्मफुल नेचर शो कर देंगे जो हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। जैसे स्किन से अगर हमारा एसिड टच हो जाए तो स्किन हमारी डिस्ट्रॉय हो सकती है। सेम ऐसे अगर हम उसे टेस्ट करेंगे तो हमारा माउथ भी तो बर्न हो सकता है ना, हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी तो बर्न हो सकते हैं। इसीलिए हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल करा। इंडिकेटर ने हमें क्या हेल्प करी, इंडिकेटर ने हमें कलर शो करके ये बात एक्सप्लेन करी है कि एसिड कौन है और बेस कौन है, क्योंकि हमें ये पता है उस इंडिकेटर का नेचुरल और न्यूट्रल कलर क्या है और जब उसमें एसिड डलेगा तो वो कलर क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि लिटमस का जो न्यूट्रल कलर है वो पर्पल है, पर हमें ये भी पता है कि न्यूट्रल के साथ साथ रेड कलर ये एसिड के साथ दिखाता है और बेस के साथ ब्लू कलर दिखाता है। तो अगर मैंने उसमें कोई नॉन आइडेंटिफाइड सोल्यूशन डाल दिया, हमें नहीं पता वो सोल्यूशन क्या है, बेस है या एसिड है, अब उसने कलर दिखा दिया रेड, दैट मीन्स टू से वो एसिड है। अगर उसने कलर दिखा दिया ब्लू, दैट मीन्स वो बेस है। तो यहाँ पर जिन एसिड्स को हम टेस्ट कर सकते थे हमने उनको टेस्ट करके तो बता दी कि ये सॉर इन नेचर है, मीन्स हमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो पता लग गई कि हाँ ये खट्टे होते हैं स्वाद में। पर जिनको टेस्ट नहीं कर सकते उनको कैसे पता लगाए, वो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बताती है कि ये कलर चेंज करके दिखाता है इंडिकेटर का। एसिड क्या करता है, इंडिकेटर का कलर चेंज करवा देता है और कलर चेंज करके ये शो कर देता है कि एसिड कौन है और बेस कौन है। इसके बाद में हमारी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये हार्मफुल नेचर का है। हार्मफुल नेचर का क्या मीन्स टू से कि जी जिसके भी कांटेक्ट में ये जाता है, ये जिसके भी कांटेक्ट में मूव ऑन होता है ये उसको डिस्ट्रॉय करने पर लग जाता है, चाहे वो हमारी स्किन हो जाए, चाहे वो कोई मेटल हो जाए। आप लोगों ने बेसिकली लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करा होगा, आपने मैग्नीशियम मेटल ली होगी, मैग्नीशियम मेटल को एसिड के अंदर डाला होगा और उसके अंदर से बबल्स रिलीज होने शुरू हो गए होंगे। तो बबल्स जो रिलीज हुए वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स थे और मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम सल्फेट तैयार करा। दैट मीन्स कि जो एसिड है वो बेसिकली हार्मफुल नेचर का है, बेसिकली कोरिजिव नेचर का है, क्योंकि जिसके भी कांटेक्ट में जाता है ये उन सबको डिस्ट्रॉय करने की ही सोचता है। तो यहाँ से हमने तीन प्रॉपर्टीज समझी कि एसिड जो है बेसिकली टेस्ट के अंदर सॉरिन नेचर होते हैं, टार्टिन नेचर होते हैं, मीन्स इनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, कसेला टेस्ट होता है। फिर हमने जब कलर की बात करी तो ये बेसिकली लिटमस के साथ रेड कलर दिखाता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड कलर दिखाता है और फिनोल्फथलीन के साथ ये कलरलेस नेचर शो करता है, कोई कलर नहीं दिखाता वहाँ पर ये। तो यहाँ हमने टेस्ट करके बताया
कि टेस्ट में सोर है, यहाँ हमने कलर की इंडिकेशन दिखाई कि एसिड्स कैसे कलर शो करते हैं, और लास्टली हमने क्या बता दिया कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं वो हार्म इन नेचर है, वो हमें सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के ऊपर, वो बेसिकली किसी से भी रिएक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मूव करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो अब आ गए हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर। देखिए वैसे तो एसिड्स की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पढ़नी है, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जाननी है कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये सब प्रॉपर्टीज हमें वन बाय वन समझनी है, क्योंकि देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम डायरेक्ट रिएक्शन देकर के कंफर्म करता है कि आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता है या नहीं। तो आइए सबसे पहली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कि एक्शन ऑन मेटल। एसिड्स का एक्शन मेटल पर क्या होता है। देखिए मेटल आप सभी ने सुना हुआ है, बेसिकली सॉलिड इन नेचर होते हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन एक मेटल है, लोहा एक मेटल है। तो मेटल के ऊपर एसिड का रिएक्ट क्या है, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बिल्कुल हल्का सा समझा था कि जब रस्टिंग हो रही है, जब कमज़ोर हो रहा है लोहा, जब लोहे को जंग लग रहा है, तब उसमें कहीं ना कहीं एसिड की प्रेजेंस है। तो अब उसी को ही डिटेल में समझते हैं कि अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, डायरेक्टली मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तो क्या होगा। देखिए व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिड्स जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड्स मेटल के साथ मिल करके कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है कि जब आपने एसिड के अंदर मेटल को डाला है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हुई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो आपका मेटल था वो एसिड के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो गया, और डिसॉल्व होकर के होते होते पूरी तरह से बिल्कुल ही डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन दोबारा से सॉल्यूशन बन जाएगा और मेटल वहां से डिसअपीयर हो जाएगा। दैट मीन्स वहां पर सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया, और मेटल जिस टाइम डिसॉल्व हो रहा होगा एसिड्स में उस टाइम बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, जो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। मींस ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो प्रोड्यूस हो रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है कि हाईली एक्सोथर्मिक नेचर शो होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में। देखिए एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एसिड बहुत ज़्यादा कोरेसिव नेचर का है, तो जब कोई मेटल उसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने अंदर की हीट को तो, अपने अंदर के आयंस को तो रिलीज करवाएगा ही करवाएगा। आयंस को रिलीज करवाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में बॉन्ड टूटता ही है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से जब मेटल और एसिड मिक्स हो रहे हैं और सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो हाईली एक्सोथर्मिकली हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी अभी कहा मैग्नीशियम रिबन ली और इसको डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में मैग्नीशियम ली सॉलिड और सॉल्यूशन लिया लिक्विड में। और अब हमने क्या देखा कि जैसे ही मैग्नीशियम को हमने उसके अंदर डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया और ये लिक्विड फॉर्म में बना। दैट मीन्स अब पूरा का पूरा हमारा जो टेस्ट ट्यूब है, देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, जैसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये H2SO4 डली हुई है और आपने एक पीस डाल दिया मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम का पीस अब घुलना शुरू कर देगा, बबल्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही बबल्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे करते 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 ये पूरी मैग्नीशियम डिसअपीयर हो जाएगी। डिसअपीयर होने का मीन्स क्या है, अब पूरा का पूरा सोल्यूशन तैयार हो चुका है और साथ में कौन प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स मेटल के साथ में जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है तो बेसिकली वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और सॉल्ट तैयार करता है। अब इसके अलावा भी और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ने रिएक्ट करा है HCl के साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जिंक को अगर हम H2SO4 में भी डालें तो भी सेम रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। देखिए
आपने एक बार जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला और एक बार जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला, तो दोनों ही रिएक्शन में क्या हुआ, हमारा जो जिंक था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, जिंक क्लोराइड बना दिया, और यहां पर भी जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। मींस आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर आपने ये बात कही है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट के टाइम में तो हमने ये बात सीखी थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, यहां भी सब जगह रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखा गया है। आपने जो वहां पर वो बात समझी थी कि सिल्वर और गोल्ड एसिड के साथ बेसिकली रिएक्ट नहीं करते, यहां पर भी वही बात फॉलो हो रही है। यहां पर भी सिल्वर डिस्प्लेस नहीं करवा सकता हाइड्रोजन को। मींस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर जितने मेटल्स हैं ये सब मेटल इधर कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, सोल्ट फॉर्मेशन, और क्या प्रोड्यूस करवा देंगे, हाइड्रोजन गैस। मींस हमारी पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है कि एक्टिव एक्शन ऑन मेटल, वो मेटल बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज ही बताएगी कि कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, तभी डिस्प्लेसमेंट शो होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस होंगी इस प्रॉपर्टी के अंदर, वो सभी की सभी रिएक्शंस रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करेगी। इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉपर ले लिया मैंने और H2SO4 में डाल दिया, तो आप सभी अभी ये सोचकर मुझे बताइए कि अगर मैं कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालूंगा तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। फटाफट से, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तेजी से सोचिए और मुझे बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। यस, आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज को एकदम से ध्यान में लाया होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ही बताने वाली है यहाँ पे क्या रिएक्शन आने वाली है। तो जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी तो कॉपर जो था हाइड्रोजन से नीचे था, दैट मीन्स यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी, क्योंकि कॉपर क्या है, वो कमजोर है हाइड्रोजन से, और यहाँ पर कौन से मेटल्स हैं, जो हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग मेटल है। दैट मीन्स जो हमारा ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी था कि एक्शन ऑफ मेटल, इसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखकर यह देखा जाएगा कि गिवन मेटल एसिड से स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर वो एसिड से स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास सोल्ट फॉर्म हो जाएगा। देखिए, ये भी सोल्ट बन गया, ये भी सोल्ट बन गया, ये भी सोल्ट बन गया, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। पर अगर वो हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं कर सकता। तो अब आप सब समझ रहे होंगे कि यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी वजह से आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये बात बोली गई थी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको आपको याद करना, उसको समझना बहुत ईजी है, जिसकी ट्रिक बेसिकली आपको पहले ही बताई जा चुकी है। अब इधर से क्वेश्चन अराइज होता है कि आप सबने ये बात कही कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, पर आपके पास इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को सेट करा, H2SO4 को ही डाला, मैग्नीशियम को यूज़ करा, और यहाँ पर हमने इसको कॉर्क से बंद कर दिया। कॉर्क क्या होता है बच्चे, रबड़ की एक कैप होती है। रबड़ की कैप वो सॉलिड इन नेचर होती है, रबड़ की एक कैप होती है और वो सॉलिड होती है। उसके अंदर से हमने एक ट्यूब को फिट करा, डिलीवरी ट्यूब। अब ये डिलीवरी ट्यूब क्या करेगी, अब ये डिलीवरी ट्यूब कहाँ जाएगी, हमारे एक बीकर के अंदर जहां हमने सोप सॉल्यूशन तैयार कर रखा है। ये डिलीवरी ट्यूब हमारी उसके अंदर एंटर कर गई। अब हम जैसे ही रिएक्शन शुरू हो रही है तो बबल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो चुके हैं, और ये बबल्स इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस सोप के सॉल्यूशन के अंदर एंटर करे, और यहां से क्या हुआ, यहां से सोप बबल्स निकलने शुरू हो गए। तो अब जो ये सोप सॉल्यूशन के अंदर से सोप बबल्स निकल रहे हैं, हमने इसके पास में एक कैंडल को भेजा, एक बर्निंग कैंडल को भेजा, और बर्निंग कैंडल जैसे ही इस बबल के साथ टकराई तो पॉप साउंड के साथ में हमारी कैंडल बुझ गई। पॉप साउंड के साथ में कैंडल के बुझने का मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्निंग नेचर को हेल्प नहीं करती, ऑक्सीजन गैस बर्निंग नेचर को हेल्प करती है। तो जैसे ही हमारी इस कैंडल के साथ में ये बबल्स कॉन्टेक्ट में आए, इस कॉन्टेक्ट ने प्रूफ कर दिया पॉप साउंड से जब कैंडल बुझी कि जो हमारी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी गैस हो रही है, हाइड्रोजन गैस।
अब इस बात को जान करके आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या फिर कोई ऐसा एसिड भी है, जैसे हर एक जगह पे हमारे एक्सेप्शंस चलते हैं, हर एक जगह पे कोई ना कोई ऐसा एक्सेप्शन होता है, जैसे मेटल्स के अंदर मर्क्यूरी एक ऐसा है जो लिक्विड इन नेचर है, नॉन मेटल्स के अंदर ब्रोमीन ऐसी है जो लिक्विड इन नेचर है, तो क्या एसिड्स के अंदर भी ऐसा कोई एसिड है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं करता? यस, तो इसी बात को बताना चाहूंगा। एसिड्स के अंदर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3 जो हाइड्रोजन गैस बेसिकली प्रोड्यूस नहीं करता। दैट मीन्स कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ में रिएक्शन करके प्रोड्यूस नहीं करता, ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसका आंसर क्या है? नाइट्रिक एसिड। देखिए, जब हमने नाइट्रिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट तैयार तो हो गया, पर हाइड्रोजन गैस कब निकली? जब हमारे पास सिर्फ 1% डाइल्यूट एसिड था। देखिए, बहुत बड़ी बात है, 1% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मीन्स क्या है? बस 100 में से 1 बूंद नाइट्रिक एसिड की है और 99 बूंद किसकी है? वाटर की। तो ऐसा नेचर नाइट्रिक एसिड क्यों दे रहा है? देखिए, आप सब ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझी थी, तो जो नाइट्रिक एसिड है ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाने पे ध्यान देता है। तो जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होती है, यहाँ पर हम डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 जैसे ही यूज़ करते हैं, तो क्या हुआ? मेटल रिएक्शन करेगा, नेचर के हिसाब से तो मेटल रिएक्शन करेगा, एसिड मिलेगा मेटल के साथ और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। पर जैसे ही नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो ऑक्सीजन दे देता है। तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो ये नाइट्रिक एसिड है ये मैग्नीशियम के द्वारा जब डिस्प्लेसमेंट होने पर बनाई गई हाइड्रोजन है उसको तुरंत ही वाटर में कन्वर्ट कर देता है। मेरा कहने का मीन्स क्या है? देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में मान लीजिए मैग्नीशियम के अलावा कोई और मेटल हो, उस मेटल के साथ में जब नाइट्रिक एसिड को डाला गया, उस मैग्नीशियम के साथ में जब नाइट्रिक एसिड को डाला गया तो नाइट्रिक एसिड के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हुई, H2 गैस प्रोड्यूस हुई। पर जैसे ही यहाँ पर देखा गया कि कंसंट्रेटेड HNO3 है, वो HNO3 तुरंत क्या करता है? उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देता है और हाइड्रोजन को जैसे ही ऑक्सीजन दी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। तो इसी वजह से नाइट्रिक एसिड बेसिकली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो उसको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है वो तुरंत ऑक्सीजन दे करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से नाइट्रिक एसिड ऐसा एसिड है जो डिस्प्लेसमेंट में सोल्ट तो बनाता है पर हाइड्रोजन की जगह वाटर रिलीज करता है। बस इसका एक केस ऐसा है जब 1% डाइल्यूट होने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अदरवाइज अगर 1% से ज़्यादा डाइल्यूट हम या 1% से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हम एसिड मतलब ज़्यादा वैल्यू वाला एसिड यूज़ करते हैं तो वो हाइड्रोजन की जगह वाटर ही प्रोड्यूस करता है। सिर्फ और सिर्फ 1% वाले केस पर नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से नाइट्रिक एसिड जो है हर मेटल के साथ में सिर्फ और सिर्फ वाटर ही प्रोड्यूस करता है। तो एसिड्स के केस में नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो आइए अब मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। अब आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। अब आते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि क्या है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेसिकली मेटल बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो अब एसिड की रिएक्शन देखने वाले हैं मेटल कार्बोनेट के साथ में। कोई मेटल है उसकी कार्बोनेट फॉर्म या कोई भी मेटल है उसकी हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म, इसके साथ में जब एसिड रिएक्ट होता है तो क्या होगा? देखिए, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ में होती है तो वो दोबारा सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, पिछली बार भी हमने जब पढ़ा उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ था। देखिए, कोरिलेट करके चलेंगे तो ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। आप लोग
इन प्रॉपर्टीज को जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा होच पोच सा हो जाएगा कि इसके साथ क्या प्रोडक्ट आएगा, उसके साथ क्या प्रोडक्ट आएगा। पर मैं आपको अभी भी बताऊं, अगर आप इसको कोरिलेट करके चलेंगे कि पहले क्या आया था और अब क्या आ रहा है, पहले क्या था और अब क्या फर्क है, इन फर्क को अगर याद करके चलेंगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में बड़े प्यार से बैठ जाएंगी। पहले वाली रिएक्शन में मेटल ने जब एसिड के साथ में रिएक्शन करा तो हाइड्रोजन गैस हुई थी, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में सिर्फ वाटर प्रोड्यूस हुआ था। पर यहां पर जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो रही है तो सोल्ट तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, पर अब हाइड्रोजन गैस की जगह कौन सी गैस हो रही है, एक तो CO2 गैस हो रही है प्रोड्यूस और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए हमने फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया या सोडियम कार्बोनेट ले लिया। देखिए कार्बोनेट भी हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, कोई भी हो, प्रोडक्ट दोनों में सेम आ रहा है, सोल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर HCl लिया और क्या देखा कि सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना और CO2 रिलीज हो गया। पर जब सोडियम कार्बोनेट लिया आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCl लिया और सोडियम कार्बोनेट में हमने H2SO4 लिया, डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, आप लोगों के मन में एक सवाल नहीं आ रहा होगा कि सर आपने HCl एसिड तो कंसंट्रेटेड भी ले लिया, डाइल्यूट भी ले लिया, पर हर बार H2SO4 डाइल्यूट ही क्यों? ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा राइज हुआ है कि हर बार रिएक्शन जब भी हो रही है एसिड्स की प्रेजेंस में तो डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों लिया। इसका रीजन क्या है, अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 की जगह कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेता हूं तो यहां पर हाइड्रोजन गैस की जगह सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है वो उतने ही खतरनाक फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेने पर अगर मैं मेटल की रिएक्शन देता हूं तो मुझे फ्यूम्स के अंदर हाइड्रोजन गैस की जगह सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम्स कलेक्ट हो जाएंगी, जिस वजह से क्या होगा, मेरा जो ये एसिड है ये हाइड्रोजन ना प्रोड्यूस करके सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। इस वजह से हम हर एक रिएक्शन के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। तो अब डाइल्यूट H2SO4 डाला तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और H2O और CO2। देखिए दोनों ही रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट आया पर सोल्ट अलग अलग आए क्योंकि हमने एसिड अलग अलग लिए, पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट था H2O और CO2 गैस, माइनर जो प्रोडक्ट थी हमारे पास में वो तो सेम बनी ना दोनों की। मींस जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जनरल जो हमारे पास रिएक्शन की फॉर्मेट है इसके अंदर पहले क्या थी, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, पर अब क्या है, सोल्ट वाटर एंड CO2। दैट मीन्स जब भी एसिड के साथ में मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगी तो वो हमें प्रोडक्ट के अंदर सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही देगी। देखिए मैं समझता हूँ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत टफ होती है क्योंकि इसके अंदर सारी केमिकल्स ही केमिकल्स है, केमिकल रिएक्शंस ही केमिकल रिएक्शंस है। पर आप इसको जितना कोरिलेट करके चलेंगे कि पहले क्या था अब क्या है, तभी बड़े आराम से दिमाग में सेट हो जाती है, बड़े आराम से हमें लर्न हो जाती है, याद हो जाती है। तो आप सब सिर्फ कोरिलेट करके चलिए। तो दो प्रॉपर्टीज़ हुई, पर हाँ जैसे फर्स्ट में हमने देखा, फर्स्ट रिएक्शन में हमने प्रूफ मांगा कि आपने जो गैस बताई वो हाइड्रोजन गैस है तो उसका प्रूफ क्या है, तो हमने सोप बबल एक्सपेरिमेंट दिखाया। तो अब जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है इस गैस का भी तो प्रूफ दो ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। तो इसके प्रूफ के लिए हमने क्या करा, हमने एक एक्सपेरिमेंट सेट करा, हमने सोल्यूशन के अंदर यही रिएक्शन शो करके दिखाई, मेटल कार्बोनेट लिया और एसिड लिया। हमने जब इस एसिड को प्रोसीड करवाया, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई तो डिलीवरी ट्यूब में गैस एंटर हुई। ये एंटर हुई गैस को ना हमने यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम था इसका, क्विकलाइम, हमने क्विकलाइम को रखा और जब क्विकलाइम के अंदर वो गैस एंटर हुई तो इसका जो वाइट कलर था वो मिल्की में कन्वर्ट हो गया। और हम सब जानते हैं चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब भी क्विकलाइम वाइट कलर से मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाए दैट मीन्स वहां पर कौन सी गैस प्रेजेंट है, CO2 गैस। दैट
हमने यहाँ पर CO2 गैस को टेस्ट करने के लिए ये मेटल कार्बोनेट वाली केमिकल प्रॉपर्टी प्रोसीड करवाई। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि क्या है, एक्शन ऑफ एसिड ऑन बेस। एसिड को बेस के साथ अगर मिक्स करा जाएगा तो क्या होगा। देखिए चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने इस रिएक्शन को पढ़ा था, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया था। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एसिड बेस के साथ में मिक्स हो करके सोल्ट एंड वाटर रिलीज कर देता है। फिर दोबारा से कोरिलेट करिए, सबसे पहले मेटल से रिएक्शन करी, सोल्ट एंड हाइड्रोजन आया, फिर कार्बोनेट के साथ करी, सोल्ट हाइड्रोजन एंड सोल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आई, और अब किससे कर रहे हैं, बेस से। और बेस से क्या हो रहा है, एसिड और बेस मिल करके सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड का बेस के साथ जो रिएक्शन है, ये शांत करने का काम कर रहा है। एसिड को शांत कैसे कर रहा है, उसका सोल्ट प्रोड्यूस करके, उसका जो सोल्ट प्रोड्यूस हुआ उसके साथ में कोई गैस ना रिलीज करके वाटर रिलीज करा गया है। मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी जब एसिड बेस के साथ होगा। अभी अभी हमने कार्बोनेट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी कि एसिड के साथ में जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो सोल्ट, वाटर और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। आपको एक बात बताई जाए, जो ये CO2 गैस का प्रोडक्शन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्शन है, क्योंकि CO2 गैस का प्रोड्यूस होने का मीन्स ही क्या है कि एक गैस प्रोड्यूस होगी जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। देखिए ये जो CO2 गैस है, ये आपकी रोज़ की लाइफ में यूज़ होती है। आप लोगों को बदहजमी हो जाती है, आप लोगों को पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाती है, आपको इंडाइजेशन हो जाती है। ये जो इंडाइजेशन है, इसके अंदर खाना पचा नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, इनो वगैरह या लिम्का वगैरह इन सब को यूज़ करते हो। ये सब क्या करती हैं, जैसे ये पेट में जाती हैं, ये कार्बोनेट ही तो है। जिसको आप इनो कह रहे हो, ये एंटासिड ही तो है। एंटा एसिड क्या है, हमारी मेटल का कार्बोनेट है, या फिर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हो सकता है। जो ये एंटा एसिड है, ये दो तरीके के हो जाते हैं, या तो ये कार्बोनेट होते हैं या फिर ये हाइड्रोक्साइड्स हो जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर ये मेटल कार्बोनेट आपकी इनो के अंदर है, आपने उसे जैसे ही खाया तो दोनों के दोनों मिल करके सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे हैं, सोल्ट बना रहे हैं। बेस होता कौन है, बेस हाइड्रोक्साइड ही तो होता है। अगर मैं एसिड की रिएक्शन, जैसे हमारे पेट में HCl एसिड है, इस HCl एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराऊं, ये बेस ही है। जैसे एसिड के पास में कौन दिख रहा है, एसिड के पास में H आयन दिखता है, ऐसे ही बेस के पास में OH आयन दिखेगा। तो जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, तो वही एसिड और बेस की रिएक्शन ही तो आ गई। तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके भी सोल्ट बना रहे, शांत कर रहे हैं, और कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके भी सोल्ट बना रहे, शांत कर रहा है। तो जब आप इनो लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, इनो को डाइजेशन करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनको एंटा एसिड बोला जाता है। एंटा एसिड मतलब एसिड के विरोधी, एसिड को खत्म करने वाले। तो एंटा एसिड जब आप लेते हैं तो एसिड की रिएक्शन हो करके सोल्ट प्रोड्यूस हो गया, वो एसिड खत्म हो गया पेट के अंदर। और अगर आपने कार्बोनेट ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जो डकार के थ्रू बाहर आ जाती है। डकार के थ्रू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, और यहाँ पर तो CO2 प्रोड्यूस ही नहीं हुई। दैट मीन्स कि जब आप इंडाइजेशन की वजह से या एसिडिटी की वजह से परेशान होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी, उस एसिडिटी को फिनिश करने में भी हम लोग बेस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे हैं एसिड्स की। एसिड की इस केमिकल प्रॉपर्टी से ही तो हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं। मतलब ये जो एंटा एसिड वाला प्रोजेक्शन हो रहा है, एंटा एसिड वाली जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, किसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की तो है। तो एसिडिटी अगर पेट में बढ़ रही है तो उसको खत्म करने के लिए तो बेस चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स कि हमारी जो ये रिएक्शन है, ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोसीड होती है।
ये जो CO2 वाली रिएक्शन है, ये जो H2O वाली रिएक्शन है, इन्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में भी प्रोसीड हो रही है। तो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी एक्शन ऑफ बेस, वो क्या बताना चाह रही है कि एसिड को जब बेस के साथ मिक्स करा जाता है तो वो बेसिकली सोल्ट प्रोड्यूस करता है। मैं एक सेकंड इरेज कर दूं। एसिड को जब बेस के साथ मिक्स करा गया, ये बेस है हमारा। एसिड कौन है? जिसके पास H आयंस होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, इन सब के पास H है। और बेस कौन है? जिनके पास OH होता है। तो एसिड की रिएक्शन करवाई है हमने बेस के साथ में, तो सोल्ट तैयार हुआ और वाटर रिलीज हो गया। तो देखा, ये एसिड जो हमारे पेट के अंदर था वो रिलैक्स फॉर्म में चला गया, सोल्ट डाइजेस्ट हो गया और वाटर रिलीज हो गया। तो एसिडिटी से हमें राहत मिल गई। दैट मीन्स कि हमारे पेट में भी जब एसिडिटी होती है तो यही वाली केमिकल प्रॉपर्टी वहां प्रोसीड होती है। आ गए हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज एक्शन ऑन मेटल ऑक्साइड। अभी अभी हमने किसके बारे में समझा था? हमने बेस के बारे में समझा था। बेस हमारा मेटल का हाइड्रोक्साइड है और अब हम किसके बारे में समझ रहे हैं? मेटल ऑक्साइड के बारे में। मतलब अब हम बेसिक ऑक्साइड के बारे में समझेंगे। मतलब अब भी हम घूम फिर के बेस के बारे में ही समझने वाले हैं। तो जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा तो क्या मिला था? सोल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड को बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी हमें क्या मिलता है? सोल्ट एंड वाटर। मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिखाता हूं। कॉपर ऑक्साइड है, ये ब्लैक कलर का होता है। जब इसकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो ये ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने कॉपर का क्लोराइड बना लिया और क्या रिलीज कर दिया साथ में? वाटर। दैट मीन्स कि जब एसिड चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड ये बेसिक है और नॉन मेटल का ऑक्साइड ये एसिडिक है। तो मेटल के ऑक्साइड ने रिएक्शन करी है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, तो एसिड और बेस मिलके तो सोल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं। दैट मीन्स जो हमारी ये लास्ट प्रॉपर्टी आई कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी? व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, तो यहां भी हमारे पास जनरली क्या प्रोड्यूस हुआ? सोल्ट एंड वाटर। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जब हमने मेटल से रिएक्शन करी तब प्रोड्यूस हुआ सोल्ट एंड हाइड्रोजन। फिर जब हमने कार्बोनेट से रिएक्शन करवाई तब प्रोड्यूस हुआ सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने बेस से रिएक्शन करी तब प्रोड्यूस हुआ सोल्ट एंड वाटर। फिर जब हमने बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवाई तब भी क्या प्रोड्यूस हुआ? सोल्ट एंड वाटर। तो क्लास ये हमारी थी केमिकल प्रॉपर्टीज और स्टार्टिंग में हमारे पास थी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर ओवरऑल कंक्लूजन बताया जाए तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि एसिड खट्टे होते हैं स्वाद के अंदर, ये कोरेसिव नेचर के होते हैं, इनके पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं और बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये तो माइनर प्रोडक्ट है और मेजर प्रोडक्ट सब में सेम क्या है? सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स एसिड जब भी किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो सॉल्ट के साथ साथ ये जो अभी बताए माइनर प्रोडक्ट्स हैं ये सब प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। तो एसिड्स की क्लासिफिकेशन बेसिकली 5 तरीकों से हो रही है। उसके सोर्स के अकॉर्डिंग कि एसिड्स मिला कहाँ से है, उसकी ऑक्सीजन प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं, उसकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग कि वो कितने बेस रख रहा है, उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मीन्स वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, और उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से, सोर्स। आप देखिए सोर्स से बात करें तो एसिड 2 टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन है? जो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिला है। प्लांट और एनिमल से हमें ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं। इसके अलावा जो हमें रॉक से
या सॉल्ट से एसिड प्रोड्यूस होकर के प्राप्त होते हैं, दैट मीन्स हमें जो सॉल्ट और रॉक से एसिड्स मिलते हैं उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। अब अगर मैं प्लांट और एनिमल की बात करूं तो हमारे पास में सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब प्लांट से कलेक्ट होते हैं। मीन्स ये वो एसिड है जो हमें प्लांट या एनिमल से मिल रहे हैं। और बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमारे पास होते हैं सब सॉलिड इन नेचर होते हैं, ये हमें पत्थर की फॉर्म में मिलते हैं। पर इसके अपोजिट मिनरल एसिड्स की बात करूं जैसे HCl, H2SO4 जो हमें रॉक से या हमारे किसी सॉल्ट से ही हमें कलेक्ट हुआ है, HNO3, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मीन्स सोर्स के अकॉर्डिंग एसिड्स दो टाइप के हो गए, ऑर्गेनिक और मिनरल। अब आते हैं ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। हमारे पास एसिड्स की जो क्लासिफिकेशन है ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग वो दो टाइप की है। देखिए, एक ऑक्सी एसिड्स होते हैं, एक हाइड्रा एसिड्स होते हैं। ऑक्सी एसिड्स कौन होते हैं? जो अपने अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिखाएंगे, मींस जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा। जैसे H2SO4, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पर एक वो एसिड जहां पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो, इसमें हाइड्रोजन होगी चलेगा, पर हाइड्रा एसिड के अंदर सिवाय हाइड्रोजन के और कुछ भी नहीं होता। दैट मीन्स लाइक एस HCl एसिड, ये क्या है? इसके अंदर एक भी ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। मींस वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं, पर वो एसिड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हो गया। फिर आते हैं बेसिसिटी के अकॉर्डिंग। हमारे पास बेसिसिटी के अकॉर्डिंग तीन तरीके के एसिड्स होते हैं, मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक का मीन्स क्या हो गया? ये वो एसिड्स हैं जिनके अंदर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। डाइबेसिक क्या हो गया? ये वो है जिनके अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और ट्राइबेसिक कौन हो गया? जिनके अंदर तीन हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है। जैसे मोनोबेसिक मीन्स टू से HCl, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है। डाइबेसिक H2SO4, इसके अंदर दो है। ट्राई में H3PO4, फॉस्फरस एसिड। तो कहने का मीन्स क्या है कि अगर बेसिसिटी के हिसाब से बात करी जाए तो रिलीज होने पर ये एक ही बेस देगा, ये दो बेस देगा और ये तीन। दैट मीन्स कि हमारे पास बेसिसिटी के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं। अब आते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ही टाइप के एसिड होते हैं, वन इज कंसंट्रेटेड एंड सेकेंड वन इज डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मीन क्या है? कंसंट्रेटेड मीन जब हम एसिड को सॉल्यूशन के अंदर डालें तो वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाए। डिसोशिएट का मीन्स क्या है? वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाए। ज्यादा ब्रेक होगा तो ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज होंगे। तो कंसंट्रेटेड का मीन क्या है? जहां पर हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू मैक्सिमम हो, जहां पर डिसोसिएशन मैक्सिमम हो उसको कंसंट्रेटेड कहेंगे। और जहां पर डिसोसिएशन लेस हो, जहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की वैल्यू लेस हो उसको डाइल्यूट कहेंगे। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जो डिसोसिएशन अच्छे से करवा रहे हैं, टूट अच्छे से नहीं। जो डिसोसिएशन वर्ड है, आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि डिसोसिएशन का मीन्स क्या है। देखिए, डिसोसिएशन का मीन्स क्या है? HCl एसिड लिया, ये H पॉजिटिव आयन है, ये Cl नेगेटिव आयन है और इसके आसपास और भी छोटे छोटे आयन्स है पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब डिसोसिएशन का मीन्स क्या है कि ये जो आयन्स है ये आयन्स टूट जाए और टूट करके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करवा दे। साइडों में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस घूम रहे हैं। मींस जब इस तरीके से डिसोसिएशन होने पर प्रॉपरली हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो, ये जो टूटना है ये पूरा पूरा टूट जाए, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा ना बचे जहां पर हाइड्रोजन बच रहा हो, इसे डिसोसिएशन कहते हैं, इसे टूटना कहते हैं।
ऐसे जब कोई प्रॉपरली टूट रहा है और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। पर जब ऐसा नहीं होता, डिसोसिएशन कम लेवल पर होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन कम लेवल पर होता है, उसे वीक या डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। अगर मैं कंसंट्रेटेड की बात करूं तो HCl, H2SO4, HNO3 ये सब कंसंट्रेटेड है, ये सब स्ट्रॉन्ग है। पर अगर मैं वीक की बात करूं तो CH3, COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है, ये हाइड्रोजन इतने प्रोड्यूस नहीं करवाते। हाइड्रोनियम आयन, इनको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन लेस प्रोड्यूस होना मीन्स टू से डाइल्यूट और वीक होना, और हाइड्रोनियम आयन मोर प्रोड्यूस होना, मैक्सिमम प्रोड्यूस होना या डिसोसिएशन प्रॉपरली होना, दैट मीन्स टू से स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स टू से कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था। 5 तरीकों से एसिड का क्लासिफिकेशन हो सकता है, जिसमें सोर्स के थ्रू ऑर्गेनिक और मिनरल है, जिसमें बेसिसिटी के थ्रू मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक है, जिसमें स्ट्रेंथ के थ्रू हमारे पास में स्ट्रॉन्ग और वीक है, कंसंट्रेशन के थ्रू कंसंट्रेटेड डाइल्यूट है, और ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रेट एसिड है। तो मीन्स टू से जो क्लासिफिकेशन है प्रॉपर एसिड का, वैसे तो आप लोगों के एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड नहीं है, पर इसको कलेक्ट करा गया है अदर बुक्स के थ्रू। तो ये कलेक्शन आप सबके लिए यूज़फुल है, आप सबकी नॉलेज को बिल्डअप करने वाला है। तो इन सबको आप अपनी नॉलेज के अंदर यूटिलाइज ज़रूर करें, इसे कलेक्ट ज़रूर करें। दैट मीन्स कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये वेस्ट नहीं है, और ऑब्वियसली जो नॉन मैड लेने वाले हैं उनके लिए तो नॉलेज के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक नॉलेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी को भी वेस्ट मत समझिए। तो आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने सबसे पहले एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ को समझा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझा, और अब लास्टली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को समझा। थैंक यू क्लास।